नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का लेट मोड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सबसे पहले लेट मोड टीम के बिहाफ पे आप सभी को थैंक्स बोलूँगा, कारण कि आप सभी ने हमारे आरबीआई के जो दो ऑनगोइंग सीरीज है कोर्स हैं, पहला आरबीआई फेज 1 कंप्लीट कॉम्बो और दूसरा आरबीआई फुल कोर्स। इन दो कोर्सेज को जिस तरह आप लोगों ने अपना सपोर्ट दिया है, काफ़ी भारी संख्या में इस बार इनरोलमेंट देखी गई है। उसको देखते हुए लेट मोड आप सभी को थैंक्स बोलता है। आप सभी में अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि लेट मोड टीम के साथ जुड़े और एस्पिरेंट्स का काम आसान बनाएं, जो कि हमारा फिलॉसफी है कि लिवरेज योर टाइम, तो उनका टाइम को लिवरेज करें, उनको अच्छे अच्छे कंटेंट दे, रिसर्च्ड कंटेंट दे, स्ट्रीमलाइन कंटेंट दे, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। hi@letmod.in हमारा ऑफिशियल ईमेल आईडी है, आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 है मार्च 6 को और फेज 2 है अप्रैल 1 को। तो फेज 1 के लिए जनरल अवेयरनेस में आपके 70 प्लस ज़रूर आएँ। उस क्रम में हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें 10 वीडियोज़ होंगे, हर एक 2 दिन के अंदर एक वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और वह एक किसी पार्टिकुलर थीम के ऊपर बेस्ड होंगे। जैसे कि यह वीडियो बेस्ड है बजट 2021 पे। अगला वीडियो होगा वह होगा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के ऊपर। फिर से एक वीडियो लाऊंगा, वो होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड एफआरबीएम पे। फिर एक एक वीडियोज़ के अंदर रिवाइज करेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स, जनवरी के, दिसंबर के, नवंबर के, और कुछ वीडियोस आखिर में रखे जाएंगे, स्पेशली फोकस्ड होंगे ताकि आपका 70 प्लस ज़रूर से ज़रूर आए। ताकि पेपर अगर कितना भी टफ आता है, एसबीआई में आपने देखा कि मार्केट में जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर्स थे लगभग उनके 15 से 20 क्वेश्चन भी किन्हीं के नहीं आए। उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी पुअर था, मीन्स 20% 25% स्ट्राइक रेट था। वहाँ पे भी हमारा स्ट्राइक रेट 80% एबव था। तो यह काफ़ी मिराकुलस है। तो आप हमारे ऊपर इसी तरह अपना ट्रस्ट बनाए रखें, हम भी अपना 100% ज़रूर देंगे। देखते हैं इस वीडियो में बजट 2021 के ऊपर। इस वीडियोज़ में बेसिकली बजट 2021 आपको समझाया जाएगा, सरकार की उसके फिलॉसफी क्या है इस साल के बजट के पीछे, सरकार क्या चाहती है, सरकार किस तरह देश का तरक्की करना चाहती है, और फिर एमसीक्यू के थ्रू हम लोग इस पूरे बजट को रिवाइज करेंगे। तो काफ़ी अच्छे इन्फोग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, हाईलाइट किया गया है कलर के थ्रू, एक्सटेंसिव कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा। अपने दोस्तों के साथ आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, इससे हमें मदद मिलती है। तो बजट 2021 इस साल 6 पिलर में बजट को बांटा गया है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग। तो जैसे कोविड आया, भारत किसी तरह मिराकुलसली क्या हुआ कि कोविड इंडिया में कर्व क्रश हो गया, नहीं तो जो देश की दुर्गति हुई आपने देखा। तो उसके लिए आगे ऐसा कुछ ना हो तो हेल्थ में जो खर्च है वह बढ़ाए गए हैं। उसी तरह जॉब्स जनरेट किए जा सके, जिससे इनकम बढ़ेंगे, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो फिर टैक्स सरकार को आएगा, फिर टैक्स आएगा तो फिर सरकार कर्जा चुका पाएंगी। उसके लिए ज़रूरी है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए सरकार सप्लाई साइड पे फोकस करना चाहती है। सरकार ने आपने देखा, आपको बताऊंगा सरकार इस पर किस तरह डायरेक्ट सरकार ने पैसे नहीं दिए, कोई पॉपुलिस्ट वादे नहीं किए गए, जबकि सप्लाई साइड पे फोकस किया गया। उस क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूर ध्यान दिया जा रहा है। तीसरा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, समावेशिक विकास, तो उस पर फोकस है। चौथा है ह्यूमन कैपिटल। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड देश विश्व में सबसे अच्छा है। वर्किंग एज पॉपुलेशन जो वैप बोलते हैं वह भी हमारा बेस्ट है। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब कि मानव पूंजी पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। वो अलग बात है कि सरकार ने हाल में ही एचआरडी मिनिस्ट्री, जिसका हिंदी मतलब था मानव संसाधन विकास, उसको बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। लेकिन इस बजट में उसको एक पिलर के अंदर रखा गया है। पांचवा है इनोवेशन एंड R&D। अगर किसी देश के पास लिमिटेड रिसोर्स हैं तो उस लिमिटेड रिसोर्स से कैसे उसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके लिए इनोवेशन ही एकमात्र उपाय बचता है। तो उस पर फोकस है। और फिर आखिर में जो 2014 सरकार बोल रही है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो सबसे पहले हम बजट की रूपरेखा को देखते हैं। फोकस वाली देने वाली बात है बजट साइज। हमारा बजट साइज इस साल का है 34.83 ट्रिलियन, 34.83 ट्रिलियन मीन्स 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़ मीन्स 34,83,000 करोड़। ओके, 34,83,000 करोड़। सरकार सबसे पहले RHS को ध्यान में देखती है, मतलब कितना खर्च होगा, कितना एक्सपेंडिचर होगा। सरकार उसको कैलकुलेट करती है, एक एस्टिमेट बनाती है कि हमारा सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम है,
उसमें कितने कितने खर्च होंगे, फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कितने खर्च होंगे, इन दोनों में अंतर क्या होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। फिर उसी तरह सरकार इंटरेस्ट पे खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च करती है, सब्सिडी पे खर्च करती है, तरह तरह के खर्च हैं उनको देखते हैं पहले। उसके बाद फिर सरकार देखती है कि कहाँ कहाँ से कितने पैसे आएंगे और फिर उनके बीच संतुलन बनाया जाता है। संतुलन बनाना ही लक्ष्य होता है। तो उसमें फिर क्या है कि नेट टैक्स रेसिप्ट्स को देखा जाता है। नेट टैक्स रेसिप्ट्स क्या है, जो कि तरह तरह के टैक्सेस जैसे कि जीएसटी हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स वगैरह, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू बन जाता है और इस टैक्स से स्टेट को उनका शेयर दे दिया जाता है फिनांस कमीशन के हिसाब से। फिर जो सरकार को पैसा बचता है वह आ जाता है। फिर होता है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसमें सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे आरबीआई हो गया, पीएफआरडीए, आईआरडीए, कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशन से सरकार को पैसे आते हैं, ठीक है, डिविडेंड के फॉर्म में, तो सरकार उससे भी कमाती है। फिर एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डेप्ट रिसिप्ट और दूसरा होता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। डेप्ट रिसिप्ट्स में क्या होता है कि इंटरेस्ट लगता है, ब्याज लगता है। अगर सरकार पैसे उठाती है उस पर सरकार को इंटरेस्ट देना होता है, जो कि फिर जुड़ते जुड़ते जाता है। सरकार के एक्सपेंडिचर का आपको मैं आगे बाइफर्केशन दिखाऊंगा, उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में ही जाता है और जो कि साल दर साल ईयर ऑन ईयर सब्सटेंशियली इंक्रीज ही होते जा रहा है। और दूसरा है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। यह क्या है कि जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया तो वहाँ से पैसे आते हैं। इस साल का टारगेट है 1.75 ट्रिलियन, मतलब 1,75,000 करोड़। पिछले साल का भी टारगेट था 2 लाख करोड़ से ऊपर था, बट सरकार को आए मात्र 15-20 हज़ार करोड़ ही। तो यह बात है। और हुआ क्या कि तीनों से सरकार को पैसे काफ़ी कम आए, स्टेट से भी पैसे कम आए, आरबीआई से ही पैसे के डिविडेंड के फॉर्म में कम आए, डिसइन्वेस्टमेंट भी हवा हो गया, तो उससे डेफिसिट का जो गैप था वो काफ़ी बढ़ गया। और इस साल सरकार ने जो फूड सब्सिडी था उस पर जो उसको भी राइट ऑफ किया, तो सब फिजिकल डेफिसिट बढ़कर 9.5% पे चला गया, जिसको कि हम बाद में विस्तार से देखते हैं। बजट एट ए ग्लांस, सेंट्रल रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो सरकार का रेवेन्यू कहाँ से आता है, एक्सपेंडिचर खर्च कहाँ पे होता है। तो रेवेन्यू कहाँ से सरकार कमाती है, तो कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी हो गया, बोरोइंग्स हो गए, और यह मेजर चंक था। उसी तरह सरकार खर्च कहाँ पे करती है, रुपीज़ गोज टू स्कीम्स में कैसे जाते हैं पैसे, इंटरेस्ट पेमेंट में, डिफेंस में, सब्सिडीज में, और अलग। तो यह आपने बजट का एक रूपरेखा देखा और बजट में कैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आवंटन है उसको देखा। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आप अपना फोकस बनाए रखना। कृपया इस बार आपको पता हो कि निर्मला सीतारमण ने एक यही फैक्ट ही आपको बता दूं, 112 मिनट में बजट को प्रस्तुत किया है। इसके पिछले साल उन्होंने लगभग 2 घंटे से ऊपर उन्होंने बजट को भाषण दिया था और लास्ट में बेहोश भी हो गई थी। तो आप बेहोश नहीं होना, ध्यान से पूरा वीडियो तक बने रहना फोकस के साथ। लास्ट में एमसीक्यूज है, उनको जरूर सॉल्व करना, आपको पूरा मदद मिलेगा। इस स्लाइड में है बजट एट ए ग्लांस। तो फोकस देने वाली बात है ये चारों, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट मतलब प्रभावी राजस्व घाटा, फिजिकल डेफिसिट और फिर प्राइमरी डेफिसिट। तो इन चारों का आप जरूर याद रखना कि वन लाइनर में आरबीआई ग्रेड बी के फेज 1 में पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। तो 10-1 आपको मैं शुरू से बता दूं, रेवेन्यू डेफिसिट रेसिप्ट्स, यह क्या होता है, राजस्व प्राप्तियाँ। सरकार को टैक्स के रूप में कितने कितने पैसे आ रहे हैं, टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में, नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में। तो वह जो रिवाइज एस्टिमेट है 2020-21 का वह है 15 लाख करोड़, मतलब सरकार ने 20 लाख करोड़ सोचे थे बट आए 15 लाख करोड़ ही। अगले साल का भी एस्टिमेट सरकार ने कम ही लगाया है, मतलब स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स, मतलब कि पूंजी प्राप्तियाँ। पूंजी प्राप्तियाँ का भी हालत कुछ वैसा ही है। फिर है टोटल रिसिप्ट्स, तो राजस्व प्राप्ति और पूंजी प्राप्ति को ऐड कर दिया गया तो आ गया यह 34,50,000 करोड़। और वही है टोटल एक्सपेंडिचर 34 लाख, ये दोनों इक्वल है, तो इसी को बैलेंस करना है, आप ध्यान में रखना। टोटल रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल होना चाहिए। और फिर रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है कि 10-1 मतलब रेवेन्यू अकाउंट जो है उससे घटाया जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, तो जो आता है वह है रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब सरकार को इस वक्त सरकार चलाने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, तो वह काफ़ी ज़्यादा हो गया, 15 लाख करोड़, जो कि 7.5% है जीडीपी का।
उसी तरह इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, उसमें क्या होता है कि ग्रांट्स वगैरह को माइनस कर देते हैं। फिर है फिजिकल डेफिसिट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल डेफिसिट का मैथ अगर फॉर्मूला के रूप में देखें तो 9 - 1 + 5 + 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, 5 है रिकवरी ऑफ लोन्स और 6 है अदर रिसिप्ट्स। और प्राइमरी रिसिप्ट डेफिसिट क्या होता है कि उससे इंटरेस्ट पेमेंट से को हटा दिया जाता है फिजिकल डेफिसिट से। इसके डेफिनेशंस आपको यहाँ दे दिए गए हैं, आप बड़े आराम से इसको देख लेना, समझ लेना। बहुत ही आसान है। जो हमने बताया फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सरकार का जो मीन्स इनकम कितना है और खर्च क्या है उसी के डिफरेंस को बताते हैं। प्राइमरी डेफिसिट में होता कुछ नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट उस फिजिकल डेफिसिट से घटा दिए जाते हैं। उसी तरह रेवेन्यू रिसिप्ट होता है जो कि राजस्व के बारे में बताता है। इफेक्टिव वाले में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट्स घटा दिए जाते हैं रेवेन्यू डेफिसिट से, तो फिर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। तो इस साल का जो फिजिकल डेफिसिट था वह 9.5% हो गया। एस्टीमेट लगाया गया था 3.5% का बजट एस्टीमेट था, बट जब रिवाइज हुआ इस साल तो 9.5% हो गया। दोस्तों आप याद रखना कि 2020-21 में यह बजट एस्टीमेट था, फिर यह है रिवाइज एस्टीमेट और अगले साल का यह है बजट एस्टीमेट इस साल आया है। तो आप इन सारी चीज़ों को समग्र रूप से देखना, कम्प्रिहेंसिव रूप से देखना, कन्फ्यूज नहीं होना। तो आखिर सरकार ने जब 3.5% सोचा था तो यह फिर 9.5% कैसे हो गया? यह जो 6% का उछाल आ गया, यह क्यों आ गया? तो इसके 3 कारण तो हमने पीछे देखे ही कि पहला कि जो नेट टैक्स रेवेन्यू था, स्टेट से जो पैसे आते हैं वो घट गए। फिर आरबीआई वाला वो भी घट गया। फिर जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट आता है डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू वो भी घट गया। और चौथा फूड सब्सिडी जो सरकार देती रही थी और उसको सरकार एक्सपेंस में गिनती नहीं थी, उसको सरकार ने कंसीडर किया, लगभग 2 लाख करोड़ से ऊपर वह थे, तो उसको भी ऐड करने के बाद यह रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया, मीन्स फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया। और परसेंटेज के टर्म में चूँकि जीडीपी डिनोमिनेटर में आ जाता है, एक तो डेफिसिट ऐसे ही फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा है अगर चारों चीज़ों को कंसीडर करें तो, ऊपर से जीडीपी एज ए सम कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो न्यूमरेटर जो है बढ़ गया और जीडीपी डिनोमिनेटर कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो मैथमेटिकली या ओवरऑल जो होता है यह भी बढ़ जाता है। बेसिक एरिथमेटिक है। तो यही सब कारण था। प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट घटा दिए तो 5.9% आ गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। आप फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इन सब डेटास को जरूर याद रखना। तो घाटे का यह सारा स्टैट्स था। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बजट ब्रेकडाउन को, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली इस साल के बजट का जो ब्रेकडाउन है उसमें किस किस क्षेत्र में इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स बढ़ाया गया आवंटन और कहाँ कहाँ घटाया गया। इससे सरकार का फिलॉसफी समझ में आएगा कि सरकार आखिर किस लाइन पे जा रही है, सरकार का लाइन ऑफ साइट क्या है। दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट आप देख पा रहे हो कि बढ़ गया है 3% से। वहीं पे सब्सिडी पे सरकार देख रहे हैं -5% यहाँ सब्सिडी में घट गए हैं। फर्टिलाइज़र सब्सिडी भी सरकार ने घटा दिया है, तो फूड फर्टिलाइज़र सब्सिडी में सरकार ने अपने सब्सिडी घटा रही है सरकार। तो बेसिकली आपको पता है कि सब्सिडीज में कहाँ कहाँ दिया जाते हैं, तो पेट्रोलियम हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, फूड हो गया, इन 3 चीज़ों पे ही फोकस रहता है ज़्यादा। और डिफेंस तो लगभग स्टैग्नेंट ही रहा है और बाकी सारी चीज़ें लगभग बराबर ही है। और यह मेजर एलोकेशंस हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा डिफेंस को दिया गया है, तो डिक्रीजिंग टर्म में दिखाया गया है। तो आप रूरल डेवलपमेंट को याद रखना कितना है इसमें, 1,33,000 करोड़। रेलवेज को आप याद रखना, हेल्थ एंड वेलफेयर को याद रखना, और मोटा मोटी आप याद रखना, ज़्यादा है इससे सवाल पूछने जाएंगे। एग्जैक्ट डेटा तो इस तरह के पूछने जाते हैं। हाँ, रेलवेज के, रूरल डेवलपमेंट के, एग्रीकल्चर के पूछे जा सकते हैं, इसके आप याद रखना। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इससे पहले आपको बता दें कि हमारे फुल कोर्स में आपको आरबीआई फेज़ 1 के जीके और मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है, बेसिकली हमने बताया नहीं है, इसी मॉक टेस्ट पे इंक्लूडेड है। और प्लस फेज़ 2 के भी आपको कंप्लीट चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में दिए गए हैं। आपसे जो टैक्स वगैरह होता है वह भी हम ही बियर करते हैं, तो कम रेट में आपको प्रोवाइड किया जाता है। और आप ज़रूर एक बार चेक करें और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ट्रायल के लिए काफ़ी सारे वीडियोस उसमें दिए गए हैं, तो आप उसको देखकर अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। खैर अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज पे। तो पहला सवाल है कि एज पर बजट एस्टीमेट 2020-21 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज %।
तो यह क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि इसमें बजट एस्टिमेट 2020-21 हमने दिया है। तो इस बार का जो बजट एस्टिमेट आया है उसमें 2021-22 दिया गया है, तो पिछले साल के बारे में पूछा जा रहा है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी क्या था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर है 1.8%, ऑप्शन ई। इस साल यह हेल्थ एंड वेलबींग जो कि सरकार का पहला पिलर है उसके अंदर दिया गया। पहला पिलर सरकार का 6 पिलर थे, आपको याद है। उसमें पहला था हेल्थ एंड वेलबींग। उसके अंदर सरकार ने बोला है कि लगभग 2,23,000 करोड़ आउटले है हेल्थ एंड वेलबींग के लिए, और यह बजट एस्टिमेट 2021-22 है। और जो हमने अभी बात की 1.8% ऑफ जीडीपी, वह था यह 94,452 करोड़, यह बजट एस्टिमेट था पिछले साल का। तो इस साल लगभग 137% से इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ा है। बेसिकली रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है। जल जीवन के अंतर्गत जितने भी नल वगैरह लगाए जाएंगे उनको भी हेल्थ के अंडर कंसीडर किया गया है, उस कारण से ऐसे फिगर आ रहे हैं। फिर आप इस इन्फोग्राफी को देखें। न्यूमोकोकैल वैक्सीन टू बी स्केल्ड अप अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों यह जो वैक्सीन है अभी मात्र 5 राज्यों में दिए जाते हैं। यह मेड इन इंडिया वैक्सीन है, और अभी 5 स्टेट वो कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, मतलब नदर्न बेल्ट में इस वैक्सीन को दिए जाते हैं। अब यह मेड इन इंडिया वैक्सीन क्या है कि पूरे भारत में इसको रैंप अप किया जाएगा। इससे होगा क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है देश में वो काफ़ी घटेगी। इट विल अवॉइड अराउंड 50,000 डेथ्स ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन एनुअली फ्रॉम निमोनिया। तो निमोनिया काफ़ी गहरी बीमारी है देश में, उससे यह काफ़ी मदद मिलेगा इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू। तो आप इसको जरूर याद रखना, यह नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसी तरह इन्फोग्राफिक से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे बाकी एमसीक्यूज, उसके थ्रू पूरा बजट को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ₹64,180 करोड़ आउटले ओवर डैश ईयर्स फॉर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ए न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू बी लॉन्च्ड इन एडिशन टू नेशनल हेल्थ मिशन। तो 64,180 करोड़ जो आउटले है यह कितने साल के लिए है? PMASBY एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है, PMASBY। तो आप याद रखना कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है। इस साल का जो बजट था उसका बेसिकली जो विजन है वह आत्मनिर्भरता के ऊपर ही फोकस है कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, और आत्मनिर्भर को ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में भी शामिल कर लिया गया है। तो ए से आत्मनिर्भर है स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसका आंसर आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका सही आंसर है दोस्तों 6 साल। तो जो आउटले है इस बार इस योजना के लिए वह है 64,180 करोड़, और टोटल आउटले ओवर 6 ईयर्स। और यह क्या करेगा? इट विल एम टू डेवलप कैपेसिटीज़ फॉर हेल्थ केयर सिस्टम। तो काफ़ी सारे खर्च किए जाएंगे, जैसे वीरोलॉजी के लिए डिपार्टमेंट बनेगा, तरह तरह के काम होंगे ताकि अगला वायरस कहीं से भी आए उसको कंट्रोल किया जा सके, इस तरह की चीज़ें। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हेल्थ एंड वेलबींग पिलर को अभी हम देख रहे हैं, उसके अंतर्गत मिशन पोषण 2.0 शुरू किया गया। आपको पता है देश में मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम कितना ज़्यादा है। उसके तहत 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे और फोकस किया जाएगा। क्यों? कि फॉर द स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम। तो बेसिकली देश से माल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जो कि ठीक है। आगे देखिए जल जीवन मिशन को, जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात किया, तो इसको भी हेल्थ का अंदर गिना गया है। अगले 5 साल के लिए टोटल आउटले इस पे दिया गया है 2.87 लाख करोड़, जिसके थ्रू क्या होगा कि हर घर नल लगेगा, ये सारी चीज़ें, टैप कनेक्शन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। फिर है अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। तो इसमें क्या है कि स्लज मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा। फिर गार्बेज, सिंगल यूज प्लास्टिक को मिनिमाइज कैसे करें, इनके लिए भी कुछ पैसे दिए गए हैं, और ये भी सरकार के हेल्थ एंड वेलबींग वाले पिलर में आता है। तो मोटा मोटी जो है उसको हमने इन्फोग्राफिक के थ्रू आपको डाल दिया गया है, ताकि आपको पूरा कॉन्फिडेंस है एग्जाम के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल्स।
व्हीकल्स टू अंडरगो फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स आफ्टर डैश ईयर्स पर्सनल व्हीकल्स एंड डैश ईयर्स कमर्शियल व्हीकल्स। तो यह एक स्कीम आया है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। इसके अंतर्गत पर्सनल व्हीकल को फिटनेस टेस्ट के अंदर कितने सालों के अंदर जाना है और कमर्शियल व्हीकल्स को। इस क्वेश्चन को समझे और इसको अटैम्प्ट करें, क्या सही आंसर होगा। हवा साफ रखने के लिए क्लीनर एयर के लिए 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं स्क्रैपिंग पॉलिसी ये है। तो ए वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रोल आउट की गई है। इसमें क्या है कि ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पे पर्सनल व्हीकल को 20 साल के बाद फिटनेस टेस्ट के लिए जाना होगा और कमर्शियल के केस में 15 साल। आप बस इतना याद रखना कि पर्सनल 20 साल से रिलेटेड है और कमर्शियल 15 साल से, पर्सनल 20 साल से, इतना काफ़ी होगा। दोस्तों फेज़ 1 में इस बार वैकेंसीज बढ़ गई है, तो 15 गुना लोग इस बार सेलेक्ट होंगे फेज़ 2 के लिए, मतलब कि 4050 के आसपास लोग फेज़ 2 के लिए बैठेंगे। अगर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपका एम होना चाहिए कि कम से कम फेज़ 2 में आप ज़रूर जाओ, ताकि आप 5.5-6 घंटा बैठे हो और फिर आप कंप्लीट करो और देखो कि आखिर आरबीआई पूछता क्या है, कंपटीशन कैसा है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट हो पाओगे। तो अगर आपको डर है कि आपकी फेज़ 2 की प्रिपरेशन नहीं है, तो आप फेज़ 1 पे ही फोकस करना चाहते हो अभी, तो बस फेज़ 1 के लिए आप ये कोर्स ले सकते हो, बाद में फेज़ 2 का भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप ज़रूर इस कोर्स को आप लो और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे है, आप चेक कर सकते हो। मैं इतना ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताऊंगा आपको नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ₹1.97 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 ईयर्स फॉर PLI स्कीम इन डैश सेक्टर्स। तो PLI स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इस सेक्टर के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं 5 साल के लिए। तो कितने सेक्टर में दिए जाएंगे, इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आपको आता हो तो। So the right answer for this question is 13. So this is the production linked incentive scheme. इस स्कीम के अंतर्गत सरकार को ध्यान देना होगा कि नौकरियां कैसे बढ़े। इसमें 13 सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया है और इसका टोटल आउटले है 5 साल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपीज। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी। दोस्तों बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। मित्रा स्कीम किस सेक्टर से रिलेटेड है? मित्रा स्कीम तो यह रिलेटेड है टेक्सटाइल से। आप देख पा रहे होंगे कि मित्रा का मतलब है स्कीम फॉर मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क मित्रा। सो मित्रा विल बी लॉन्च्ड इन एडिशन टू द PLI स्कीम which will create world class infrastructure with plug and play facilities to create global champions in exports। दोस्तों आपको पता है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल में भारत से आगे निकल चुका है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यह स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 7 टेक्सटाइल पार्क इस्टेब्लिश किए जाएंगे अगले 3 सालों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट इन बजट एस्टिमेट ऑफ 2021। इसका सही आंसर आप जरूर बताएं क्या होगा। दोस्तों इस साल के बजट में जो एस्टिमेट बनाया गया वह है 1.75 लाख करोड़ का। और वहीं पे और भी खबर अगर देखें, बेसिकली इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होगा किसका? BPCL का, एयर इंडिया का, शिपिंग कॉरपोरेशन का, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, IDBI का, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली बजट एस्टिमेट यहाँ 21-22 होना चाहिए, 2020 से 21-22 होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1.75 ट्रिलियन। ओके, लास्ट ईयर के लिए मीन्स बजट ईयर लास्ट ईयर के लिए 2.1 ट्रिलियन था। ठीक है, फिर से LIC का IPO आएगा इस साल 2021-22 में। यह सारी बातें हैं, आप इसको देख लें, इस स्लाइड को आप इन्फोग्राफिक को देख लें, इससे आपको अच्छा समझ आएगा। फिर है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो NIP के लिए लगभग इसको एक्सपैंड किया जाएगा 74,000 प्रोजेक्ट्स के लिए। और फिर एक स्कीम सरकार एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह है DFI। सरकार एक डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने जा रही है। सो ₹20K करोड़ टू सेटअप एंड कैपिटलाइज DFI टू एक्ट एज ए प्रोवाइडर, इनेबलर एंड कैटलिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फिनांसिंग। तो आप यह याद रखना कि DFI जो बनेगा उसके लिए 20,000 करोड़ रुपये आवंटित किए जा रहे हैं। वहीं उज्ज्वला स्कीम को 1 करोड़ तक पहुंचाया जाएगा, 1 करोड़ मोर बेनिफिशियरीज तक पहुंचाया जाएगा। रेलवे के लिए आपने देखा 1,10,000 करोड़, सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 1,000 करोड़ और इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 1,500 करोड़। तो मुख्य चीज़ें इसमें यह दोनों थी, आप इसे याद रखें। फिर है क्वेश्चन नंबर 7,
FDI लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 49% टू -%। तो आपको तो यह बताना है कि इंश्योरेंस सेक्टर में FDI लिमिट कितनी बढ़ा दी गई है, 49% से। और दूसरा कि बजट आउटले में यह देखा गया है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी स्थापित की जाएगी। और यह भी बताया गया कि PSB को रिकैपिटलाइजेशन के रूप में कितने पैसे मिलेंगे। तो आपको यह बताना है कि PSB को कितने पैसे मिलेंगे। तो इसमें है, इसका सही आंसर है कि 2000, एक तो है यह 20,000 करोड़ रुपए, तो ₹20,000 करोड़ रिकैपिटलाइजेशन ऑफ PSB ड्यूरिंग 2021-22। ओके। और FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 49% टू 74%। और फॉरेन ओनरशिप को भी मौका दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 74% एंड 20,000। वहीं पे देखें तो DICGC के अंतर्गत कुछ चेंजेस किए गए हैं। पहले आपको याद है कि अगर जैसे PMC बैंक घोटाला हुआ था तो पहले सरकार 1 लाख रुपए तक देती थी उनके डिपॉजिटर्स को, उसको बढ़ा के फिर 5 लाख कर दिया गया था। अब इसके अंतर्गत कुछ और चीज़ें की गई है कि मिनिमम लोन साइज एलिजिबल फॉर डेप्ट रिकवरी अंडर सरफेसी एक्ट। आप तो एक सरफेसी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रपोज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 लाख टू 20 लाख फॉर NBFCs विद मिनिमम एसेट साइज ऑफ 100 करोड़। तो यह जो इसको घटाया गया है मिनिमम लोन साइज को, और उसको NBFC का मिनिमम एसेट साइज 100 करोड़ होना चाहिए। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। सरफेसी के फुल फॉर्म को जरूर याद रखें और स्पष्ट डेटा को याद रखें कि क्या प्रपोजल है कि 50 लाख से 20 लाख घटाकर करना मिनिमम लोन साइज डेब्ट रिकवरी के लिए, और कैश NBFCs के लिए जिनका मिनिमम एसेट साइज हो 100 करोड़। ठीक है। और DICGC का आपको याद होना चाहिए कि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी लॉन्च्ड बाय NSIL मीन्स न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कैरिंग ब्राज़ील्स अमेजोनिया सैटेलाइट एंड समिटन सैटेलाइट्स। इसका नाम क्या है? तो यह है ऑप्शन, आप देख पा रहे होंगे आंसर में ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, PSLV CS51। इसके बारे में देखते हैं। यह बेसिकली इनोवेशन एंड R&D पिलर के अंतर्गत है। इसमें क्या है कि 50,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे अगले 5 सालों के लिए। फिर एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन इसमें बनाया गया है। फिर गगनयान के बारे में दिया गया है कि इस साल दिसंबर 2021 में पहला अनमैन्ड लॉन्च होगा भारत की तरफ से। उसके लिए 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स रसिया में रॉसकॉस्मोस में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और डीप ओशियन मिशन के लिए 4,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। डीप ओशियन मिशन क्या है ये? तो इट इज़ ए सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 9, द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज टू बी ऑगमेंटेड फ्रॉम ₹100 करोड़ टू 30,000 करोड़ थ्रू फिनांस बिल। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को बढ़ाया गया है 5 कितने करोड़ से, आपको यह बताना है। खैर मैंने बता ही दिया, 500 करोड़ से इसको बढ़ाकर 30,000 करोड़ किया गया है। तो आप इसको देख लें। पहले तो इस इन्फोग्राफिक में क्या है, वही सारी बातें हैं कि अगेंस्ट बजट एस्टिमेट ऑफ 30.42 लाख करोड़ RE एस्टिमेट जो हमने पीछे देखा, वही सारी बातें हैं। एक कैपेक्स, ये कैपेक्स का फुल फॉर्म अभी SBI के मेंस में पूछा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप ये सारी चीज़ें याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं, आप इसमें मिस मत कर देना इन सब चीज़ों को। इसमें ध्यान देने वाली बातें क्या है, ये है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ कर दिया गया फिनांस बिल के थ्रू। और क्या है कि ये सारी चीज़ें तो हम देख ही चुके हैं। फिजिकल डेफिसिट बजट एस्टिमेट 21-22 के लिए 6.8% ऑफ GDP है। रिवाइज एस्टिमेट में 9.5% रहा, जो हमने देख लिया। और इस साल सरकार काफ़ी पैसे उठाने वाली है, तो ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज टू बी 12 लाख करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बॉन्ड मार्केट में काफ़ी उथल पुथल है। सरकार का मानना है कि फिजिकल डेफिसिट लेवल जो है वह 2025-26 तक 4.5% के नीचे जाएगा। तो यह सब बातें आप जरूर याद रखना। ये इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे फेज़ 1 में। और क्वेश्चन नंबर 10वां और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, चंद्रयान 3 मिशन कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, किस साल में? तो यह इसी साल किया जाएगा, 2021 में ही। और क्या क्या होने हैं इस साल? तो भारत अपना 75th इंडिया इंडिपेंडेंस मनाएगा, 60th गोवा एक्सेशन टू इंडिया, फिर 1971 वार के 50 साल हो जाएंगे, ईयर ऑफ द 8th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और फिर इंडिया टर्न एट द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी, फिर चंद्रयान 3 मिशन और हरिद्वार का महाकुंभ भी होना है। तो यह सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप याद रखना। हमारा ये फुल कोर्स है, इसके अंदर आपको फेज़ 1 की जनरल अवेयरनेस जिसमें कि मिशन 70+ सीरीज भी एम्बेडेड होगा, टेस्ट सीरीज हो गया, ESI के कंटेंट हो गए, स्टैटिक डायनेमिक, फिर फिनांस के हो गए, मैनेजमेंट के हो गए, और डिस्क्रिप्टिव के ही फोल्डर दिए जाएंगे।
और फेज़ 1 फेज़ 2 के टेस्ट सीरीज भी होंगे। अगर आप केवल फेज़ 1 के लिए हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, फेज़ 2 के लिए श्योर नहीं है, तो फिर ये कोर्स आप ले सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फुल कोर्स के लिए जाएँ, ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने फेज़ 1 के लिए कोर्स ले लिया है तो आप जो डिफरेंस है फेज़ 1 और फेज़ 2 के बीच का, उसको आप पे करके आप डायरेक्टली अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं अपने कोर्स को फुल कोर्स में। उसके लिए आप higher@litmo.in पे संपर्क करें। अगर आप आरबीआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं और साथ ही बाकी एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, तो आप यह कोर्स इनरोल कर सकते हैं। यह केवल जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, यह एनुअल कोर्स है। इसका वैलिडिटी होगा लगभग दिसंबर 2021 तक, तो यह काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो आप इसको भी इनरोल कर सकते हैं अगर आप आरबीआई के साथ और बाकी एग्ज़ाम्स भी देना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका वैलिडिटी 2 दिसंबर 2021 तक होगा और यह काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है और ये काफ़ी जल्दी इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, फरवरी 28 के आसपास। आईपीएस क्लर्क के बाद इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों जल्द ही ज्वाइन करें लीट मोड को और अपने समय को बचाएं। यह वीडियो कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, तो वह कल अपलोड होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में खैर इतना ही था। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और अपना फीडबैक ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।